हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है particle exchange operator and commutation relation of particle exchange operator with Hamiltonian and ion values of particle exchange operator। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होता है, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है एंड सिमेट्राइजेशन पोस्टुलेट क्या होता है, जिसको हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं तभी आप पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर और उससे रिलेटेड कम्यूटेशन रिलेशन विद हैमिल्टोनियन और आयन वैल्यूज जो हैं पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सिस्टम कंसीडर करना होगा जिसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल। तो सबसे पहले हम एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसमें हमारे पास दो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब ये है कि इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे। तो इस प्रकार के सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द वेव फंक्शन ऑफ सच अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज साई 1 2। यहाँ पर जो 1 एंड 2 हैं ये नंबर्स नहीं है, 1 एक्चुअली फर्स्ट पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 जो है वो सेकेंड पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे where 1 is equal to x1 y1 z1 z1 t स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। इसी तरह से 2 जो है वो x2 y2 z2 t मींस स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर, जिसे हम यहाँ पर डिनोट करेंगे P12 से। P12 जो है वो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों पार्टिकल्स के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो ये काम करता है पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर इज डिनोटेड एज P12 एंड इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को हम P12 से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन करने के लिए हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि जब हम पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 को सिस्टम के वेव फंक्शन psi12 पर अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल के वो इंटरचेंज हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, इनकी अदला बदली हो जाएगी। मींस जहां पर फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स थे वहां पर सेकंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और जहां पर फर्स्ट सेकंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स थे वहां पर फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को डिफाइन करने वाली इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी कि जब हम पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे जहां पर फर्स्ट 1 एंड 2 जो है वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों पार्टिकल्स के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देगा। तो ये बन जाएगा psi21, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर इज टू इंटरचेंज ऑल द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल्स 1 एंड 2। तो जो फर्स्ट पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स थे वो सेकंड पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे और जो सेकंड पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स थे वो फर्स्ट पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। मींस दोनों पार्टिकल्स के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे इस पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की वजह से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ एक और बार
पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड से तो हमें क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग P12 फ्रॉम लेफ्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी P12 लिख देते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी P12 लिख देते हैं, तो आपको मिलेगा P12, फिर आप ये लिखेंगे P12 psi 12 इज इक्वल टू P12 psi 21। मींस हमने इक्वेशन 1 के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में P12 ऑपरेटर जो है वो एक बार और अप्लाई कर दिया है। तो P12 मल्टीप्लाई P12 हो जाएगा P12 का स्क्वायर psi 12 दैट विल बी इक्वल टू, और डेफिनेशन क्या कहती है पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की, कि अगर हम P12 को इस वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मींस P12 psi 21 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा psi 12, इंटरचेंज हो जाएंगे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स सिस्टम के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे psi 12, तो इसका रिजल्ट जो है वो हमें psi 12 मिलेगा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारा जो ओरिजिनल वेव फंक्शन था वो psi 12 था, तो यहाँ पर हमने पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को दो बार अप्लाई किया है। P12 स्क्वायर का मतलब ये है कि हमने पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 को दो बार अप्लाई किया है इस वेव फंक्शन के ऊपर, तो हमें सेम वेव फंक्शन ही मिल रहा है। मींस इस केस में जो सिस्टम का वेव फंक्शन होगा उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हुए थे वो वापस से सेम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे अगर हम पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को दो बार इस वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 अप्लाइड ट्वाइस ब्रिंग्स द पार्टिकल बैक टू देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, हेंस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन द वेव फंक्शन। तो अगर आप पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को दो बार इस वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। यहाँ भी psi 12 है, यहाँ भी हमें psi 12 देखने को मिल रहा है, मींस वेव फंक्शन में हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक बार और अप्लाई करते हैं आप P12 को लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता, P12 को हम 3 टाइम्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता, psi 21 मिलता। मींस अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करेंगे इस वेव फंक्शन के ऊपर तो आपके पास सिस्टम जो है वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा और हमें वेव फंक्शन में कोई भी चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं P12 की पावर n psi 12 विल बी इक्वल टू psi 12 वेयर n इज इक्वल टू 2 4 6। अगर आपकी n की वैल्यू इवन है 2 4 6 एंड सो ऑन है तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर जो है वो वेव फंक्शन में कोई भी चेंज जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो हमारे पास सिस्टम की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज इट इज बनी रहेगी। बट अगर n की वैल्यू 1 3 5 एंड सो ऑन हुई, मींस अगर आप पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इस वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स के जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। मींस वेव फंक्शन में हमें जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। इस रिजल्ट को आप इस तरह से समराइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन टू पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर क्या करता है, ये सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करने के काम आता है। और अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं किसी वेव फंक्शन के ऊपर तो वेव फंक्शन जो है वो सेम रहता है। अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किसी वेव फंक्शन के ऊपर तो जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं और वेव फंक्शन हमें जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है, जो कि आप इन दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे कि जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर का सिस्टम के हैमिल्टोनियन H के साथ वो क्या होगा और उस रिजल्ट से हमें क्या क्या कंक्लूजन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ P12 विद हैमिल्टोनियन H। तो स्टूडेंट्स जो हमारी सिस्टम है उसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और सिस्टम का हैमिल्टोनियन H है और सिस्टम के हैमिल्टोनियन के कोरोस्पोंडिंग जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो ये होगा psi 12। ये आईएन फंक्शन है सिस्टम का और इस हैमिल्टोनियन के कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी आईएन वैल्यू है उसे हम E मान लेते हैं। तो उस केस में जो एनर्जी आईएन वैल्यू होगी सिस्टम की वो हम कैसे लिखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो हम सिंपली ऐसे लिखते हैं
एच साई इज इक्वल टू ई साई। इस तरह से लिखी जाती है कि अगर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमें यहाँ पर हैमिल्टोनियन की एनर्जी आयन वैल्यू ई देखने को मिलता है और वेव फंक्शन जो है वो एज इट इज रहता है। क्योंकि हमने वेव फंक्शन को पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग लिखा है तो इस केस में भी हमें इस इक्वेशन को इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखना होगा, 1 और 2 की टर्म्स में लिखना होगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, हैमिल्टोनियन 1,2 साई 1,2 एनर्जी जो कि एक नंबर होगा, एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो एक नंबर होगा, उसको हम ई लिखेंगे सिंपली और साई को हम लिखेंगे साई 1,2। तो सिस्टम की अगर कॉन्फ़िगरेशन ये है तो उस केस में जो हमारे पास सिस्टम की एनर्जी आयन वैल्यू इक्वेशन होगी वो ये होगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर देते हैं, पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो सिस्टम का वेव फंक्शन होगा वो हमारे पास इस केस में साई 1,2 ना होकर साई 2,1 हो जाएगा और सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है इस केस में वो H12 ना होकर H21 हो जाएगा। तो इस केस में जो एनर्जी आयन वैल्यू होगी, इक्वेशन होगी सिस्टम की, वो कैसे लिखेंगे हम, तो आप यहाँ पर लिखेंगे द एनर्जी आयन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द सिस्टम आफ्टर इंटरचेंजिंग द पार्टिकल्स इज गिवन एज। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आपने सेम इक्वेशन लिखनी है बट पार्टिकल्स को आपने इंटरचेंज कर देना है। तो मींस H12 की जगह पर H21 आ जाएगा, साई 1,2 की जगह पर साई 2,1 आ जाएगा। एनर्जी आयन वैल्यू तो एक नंबर है जो कि कांस्टेंट होगा, वो आपका ऐसे ही रहेगा ई, और यहाँ पर साई 1,2 की जगह पर आ जाएगा साई 2,1। तो पार्टिकल्स को इंटरचेंज करने के बाद जो सिस्टम की एनर्जी आयन वैल्यू इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये होगी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स से मिला के बना है। यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स की खास बात ये होती है कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल होने का मतलब ये है कि अगर हम एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरचेंज भी कर देते हैं, स्वैप भी कर देते हैं, तो वहां पर सिस्टम के हैमिल्टोनियन के ऊपर हमें कोई भी फर्क जो है वो देखने को नहीं मिलता है। जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन पहले था इंटरचेंज करने से पहले, वही हैमिल्टोनियन सिस्टम का पार्टिकल्स को इंटरचेंज करने के बाद होगा, क्योंकि क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स की, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसका यूज ये होगा कि जो हैमिल्टोनियन होगा सिस्टम का बिफोर इंटरचेंजिंग एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग द पार्टिकल्स, वो यहाँ पर सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, सिंस द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम आफ्टर इंटरचेंजिंग द क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स एज दीज पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल सो वी कैन राइट। क्योंकि जो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो अगर हम पार्टिकल्स को इंटरचेंज भी कर दें एक दूसरे के साथ अदला बदली भी कर दें, स्वैप भी कर दें, तो सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो सेम रहेगा। मींस जो हमारा H12 है वो H21 के बराबर होगा। मींस जब पार्टिकल्स की कॉन्फ़िगरेशन ये थी 1,2, तो उस केस में हैमिल्टोनियन हमारे पास था H12। जब हम पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर देंगे, 2,1 कर देंगे, तो उस केस में जो हैमिल्टोनियन होगा वो H21 होगा, जो कि इस हैमिल्टोनियन के बराबर ही होगा। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर वो क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। इनकी स्वैपिंग करने के बाद भी जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन है वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमारे पास H12 जो है वो H21 के बराबर होगा हमारे गिवन सिस्टम के लिए। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस H21 की जगह पर हम पुट कर देंगे H12, क्योंकि H21 जो है वो H12 के बराबर है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 in 4 वी गेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इस H21 की जगह पर हम पुट कर रहे हैं H12, साई 2,1 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में ई ऐसे ही रहेगा, साई 2,1 ऐसे ही रहेगा। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। बट स्टूडेंट्स हमें साई 2,1 की वैल्यू पता है, इस साई 2,1 की वैल्यू पता है। कहां पर लिखी हुई है साई 2,1 की वैल्यू? साई 2,1 की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी हुई है। साई 2,1 जो है वो P12 साई 12 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस साई 2,1 और इस साई 2,1 की जगह पर हम पुट करेंगे P12 साई 12। तो आप लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग 1 in 6 वी गेट। तो ध्यान से देखिए H12 हमारे पास ऐसे ही आएगा। इस साई 2,1 की जगह पर हम पुट कर रहे हैं
P12 psi12 दैट विल बी इक्वल टू ई, psi21 की जगह पर हम पुट कर रहे हैं P12 psi12। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, यहां से ब्रैकेट जो है वो हटा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये बनेगा H12 मल्टीप्लाई P12 मल्टीप्लाई psi12 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स एनर्जी जो है वो एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसको हम ऑपरेटर के अंदर ले जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, P12 को बाहर लिख देते हैं और इस E को अंदर ले जाते हैं। तो P12 को हमने यहाँ पर लिख दिया और इस E को अंदर ले गए इस वेव फंक्शन के साथ, E मल्टीप्लाई psi12 और इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम 7th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। H12 P12 psi12 जो है वो P12 E psi12 के बराबर हमने कर लिया था। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर E psi12 लिखा हुआ है और E psi12 जो है वो किसके बराबर है, E psi12 जो है थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग H12 psi12 के बराबर है। तो इस E psi12 की जगह पर हम H12 psi12 पुट करेंगे, मींस थर्ड इक्वेशन को हम यूज करेंगे 7th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 इन राइट हैंड साइड ऑफ 7 वी गेट, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 7th इक्वेशन की वो तो एज इट इज रहेगी, H12 P12 psi12 इज इक्वल टू, ये P12 ऐसी रहेगा और इस E psi12 की जगह पर हम पुट कर देंगे H psi12 psi12। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरी टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये वाली टर्म जो है उधर जाके माइनस की हो जाएगी। इस टर्म को हम एज इट इज रखेंगे जो कि है P12, ये ब्रैकेट हम यहाँ से हटा रहे हैं H12 psi12, ये टर्म जो है पूरी की पूरी उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस H12 P12 psi12 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इन दोनों में से psi12 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा P12 H12 माइनस H12 P12, बाहर आ जाएगा psi12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, तभी हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा। बट ये psi12 जो है वो वेव फंक्शन है जो कि 0 हो नहीं सकता, सिस्टम का वेव फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, जो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, मींस P12 H12 माइनस H12 P12 जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको दो ऑपरेटर्स A एंड B का कम्यूटेटर निकालना है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर वो हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटर ऑफ A एंड B को हम ऐसे डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट A, B इज इक्वल टू, और इसे हम ऐसे ओपन करते हैं AB माइनस BA। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, फिर हमारे पास B लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर A लिखा हुआ है, मीन्स A मल्टीप्लाई B माइनस B मल्टीप्लाई A लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू में 0 है। तो ये टर्म जो है हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ P12 विद H12, जिसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट P12 H12, इसको एक्सपेंड करके आपको यही मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर। तो कम्यूटेशन ऑफ P12 H12 जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। इसको हम सिंपली ऐसे भी सकते हैं P12 H इज इक्वल टू 0, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो ये रिलेशन होगा हमारे पास, ये कम्यूटेशन रिलेशन होगा एक्सचेंज पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 का हैमिल्टोनियन H के साथ, और जो कि 0 निकल के आ रहा है। अगर किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन 0 निकल के आता है मींस वो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करते हैं, मींस पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर जो है वो हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम के साथ हमेशा कम्यूट करता है। तो यहाँ पर पहले आप ये लिखेंगे फ्रॉम 8 इट इज क्लियर दैट पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 कम्यूट्स विद हैमिल्टोनियन H, क्योंकि इनका कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। अगर हमारे पास किसी भी ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑपरेटर जो है और जो हैमिल्टोनियन है उन दोनों के जो आयन फंक्शंस होंगे वो सेम होंगे। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारा psi12 है वो psi12 जो है वो हैमिल्टोनियन का आयन फंक्शन था और यही आयन फंक्शन जो है इस पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 का भी होगा, क्योंकि इन दोनों का कम्यूटेशन जो है वो 0 आ रहा है। अगर किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन 0 आता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि उन ऑपरेटर्स के आयन फंक्शन जो हैं वो सेम रहने वाले हैं। जो आयन फंक्शन हैमिल्टोनियन का होगा वही आयन फंक्शन जो है वो P12 का होगा, मींस पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर का होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड एज ए रिजल्ट वी कैन कंक्लूड फॉलोइंग,
क्योंकि ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं, इनका कम्यूटेशन रिलेशन 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है द आयन फंक्शंस ऑफ P12 एंड H विल बी द सेम। हैमिल्टोनियन और इस पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 के जो आयन फंक्शंस होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि इनका कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो 0 है। और अगर किसी ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 आता है तो वो ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन माना जाता है। तो क्योंकि P12 का हैमिल्टोनियन H के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 आ रहा है, मींस P12 भी जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। कांस्टेंट ऑफ मोशन होने का मतलब ये है कि P12 की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। तो सेकंड रिजल्ट में आप ये लिखेंगे P12 इज कांस्टेंट ऑफ मोशन ड्यू टू विच एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P12 दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P12 को साई स्टेट में हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास है ब्रा ब्रैकेट P12 कैट ब्रैकेट में साई इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्योंकि P12 का H के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 आ रहा है तो P12 जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब ये है कि P12 की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी साई स्टेट में, वो जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। तो इस कम्यूटेशन रिलेशन से हमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की आयन वैल्यूज क्या होती हैं और उन आयन वैल्यू से कैसे हम सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए आयन वैल्यूज ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। देखिए स्टूडेंट्स, हर ऑपरेटर की आयन वैल्यू इक्वेशन होती है। जैसे हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आयन वैल्यू इक्वेशन लिखी थी पिछले सेक्शन में, H साई इज इक्वल टू E साई, जहां पर E जो है वो आयन वैल्यू थी हैमिल्टोनियन H की। तो इसी तरह से ठीक इसी इक्वेशन की तरह हम पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की भी आयन वैल्यू इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? द आयन वैल्यू इक्वेशन फॉर पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 कैन बी रिटन एज, P12 लिख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, अगर हम किसी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, मींस हम पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को वेव फंक्शन psi12 पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक तो उस ऑपरेटर की आयन वैल्यू मिलती है, यहाँ पर हैमिल्टोनियन की आयन वैल्यू E थी, और यहाँ पर P12 की जो आयन वैल्यू है उसे हम अल्फा मान लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो सेम रहता है। जो वेव फंक्शन यहाँ पर था वही वेव फंक्शन आपको यहाँ पर लिखना होता है आयन वैल्यू इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पर वेव फंक्शन जो है वो psi12 लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें psi12 लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आयन वैल्यू इक्वेशन होगी पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर P12 की। P12 psi12 जो है वो क्या देगा आपको? आयन वैल्यू देगा P12 ऑपरेटर की, मल्टीप्लाई में सेम वेव फंक्शन देगा जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जहां पर अल्फा जो है वो आयन वैल्यू है P12 की, और psi12 जो है वो आयन फंक्शन है P12 का। psi12 जो है वो हैमिल्टोनियन का भी आयन फंक्शन था, और P12 का भी जो आयन फंक्शन है वो psi12 होगा, क्योंकि इन दोनों के आयन फंक्शन जो हैं वो सेम होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, क्योंकि इन दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो 0 देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 9th इक्वेशन के दोनों तरफ P12 ऑपरेटर जो है वो एक बार और अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग P12 फ्रॉम लेफ्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ 9th वी गेट। तो 9th इक्वेशन के दोनों तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड में P12 ऑपरेटर लिख देना है। तो P12 psi12 के लेफ्ट हैंड साइड में P12 लिख दिया, P12 psi12, और इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में हमने P12 लिख दिया, P12 अल्फा psi12। तो स्टूडेंट्स, P12 जो है वो मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा P12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई psi12, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अल्फा जो है वो एक नंबर है जो कि कांस्टेंट होगा, तो इस अल्फा को हम बाहर ले लेते हैं, P12 को अंदर ले जाते हैं, तो ये बनेगा अल्फा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ब्रैकेट में P12 psi12। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। बट स्टूडेंट्स, P12 psi12 की क्या वैल्यू है? वो है हमारे पास P12 psi12 जो है वो अल्फा psi12 के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम अल्फा psi12 पुट कर देंगे, मींस 9th इक्वेशन को हम यूज करेंगे 10th इक्वेशन के राइट हैंड साइड में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 9 इन राइट हैंड साइड ऑफ 10 वी गेट, जो लेफ्ट हैंड साइड है 10th इक्वेशन की वो सेम रहेगी, P12 का स्क्वायर psi12 इज इक्वल टू, ये अल्फा ऐसी रहेगा, और इस P12 psi12 की जगह पर हम लिख देंगे अल्फा psi12। तो अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर
psi12, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया p12 का स्क्वायर psi12 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर psi12, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने सेकंड इक्वेशन भी लिखी हुई थी। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग p12 का स्क्वायर psi12 जो है वो psi12 के बराबर था, और यहाँ पर हमारे पास p12 का स्क्वायर है जो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, psi12 है जो कि यहाँ पर भी था, और यहाँ पर हमारे पास psi12 है, यहाँ पर भी psi12 है। यहाँ पर psi12 के आगे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर psi12 के आगे अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर हम सेकंड और 11th इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें अल्फा स्क्वायर की जो है वैल्यू 1 मिलेगी। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग 11 एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, और अल्फा यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 1। अल्फा क्या था हमारे पास, ये थी हमारे पास आईएन वैल्यू ऑफ p12, मींस पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की दो आईएन वैल्यूज हो सकती हैं, एक हो सकती है +1 और एक हो सकती है -1। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की कितनी आईएन वैल्यूज होती हैं, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की दो आईएन वैल्यूज होती हैं +1 एंड -1, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दस आईएन वैल्यूज ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर आर +1 एंड -1। अगर हमारे पास पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की आईएन वैल्यू +1 हुई तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आईएन फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक फंक्शन होगा, और अगर हमारे पास पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की आईएन वैल्यू -1 हुई तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आईएन फंक्शन होगा वो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे द रिस्पेक्टिव आईएन फंक्शंस ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर corresponding to ion values +1 and -1 are symmetric and anti-symmetric respectively। तो स्टूडेंट्स, आयन वैल्यू +1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आयन फंक्शन होगा पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर का वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और आयन वैल्यू -1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आयन फंक्शन होगा पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर का वो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, अल्फा इक्वल टू +-1 मींस आयन वैल्यूज ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर +-1 से हम सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस को एक बार और डिफाइन कर सकते हैं। पहले लेक्चर में भी हमने सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को डिफाइन किया था। वहां पर हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर हम किसी वेव फंक्शन में पार्टिकल्स को इंटरचेंज करते हैं, मींस 1 2 को 2 1 करते हैं, तो अगर यहाँ पर प्लस का साइन मिलता है, मींस अगर हमारे पास पार्टिकल्स को इंटरचेंज करने के बाद वेव फंक्शन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। बट अगर हम वेव फंक्शंस के पार्टिकल इंटरचेंज करें, अगर हमें यहाँ पर माइनस साइन देखने को मिले तो उस वेव फंक्शन को हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोल रहे थे। अगर पार्टिकल को इंटरचेंज करने के बाद वेव फंक्शन का साइन सेम रहेगा तो वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और अगर वेव फंक्शन का साइन चेंज होगा तो वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। ये तो एक तरीका था सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को डिफाइन करने का, जो कि एक सिंपल मेथड था इनको डिफाइन करने का। बट हम पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की आयन वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो आप हेडिंग बना लीजिए सिमेट्रिक वेव फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होगा, अगर हम पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर को P12 को psi12 पर ऑपरेट करें, ये इक्वेशन देखो, P12 को psi12 पर ऑपरेट करें तो हमें मिलता है अल्फा इंटू psi12। अल्फा जहां पर आयन वैल्यू थी P12 की, तो अगर आयन वैल्यू +1 मिल रही है, साथ में हमारे पास psi12 है, तो उस केस में जो हमारा psi12 होगा वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। मींस अगर psi12 के कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की आयन वैल्यू +1 है तो वो वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और अगर आयन वैल्यू -1 मिलती है तो वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो जाएगा। मींस अगर हम P12 को psi12 पर ऑपरेट करें और हमें आयन वैल्यू -1 मिले और वेव फंक्शन जो है वो यहाँ पर psi12 रहे, तो ऐसे वेव फंक्शन को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिमेट्रिक वेव फंक्शन में if ion value of particle exchange operator P12 in state psi12 is +1 then the wave function psi12 is called symmetric wave function। तो मींस अगर हम P12 को स्टेट psi12 पर ऑपरेट करें और हमें आयन वैल्यू जो है P12 की वो +1 मिले तो उस केस में psi12 जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। इसी तरह से आप एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को डिफाइन करेंगे if ion value of particle exchange operator P12 in state psi12 is -1 then the wave function psi12 is called anti symmetric wave function। मींस अगर हम P12 को psi12 पर ऑपरेट करें और P12 की आयन वैल्यू हमें -1 मिले तो उस केस में हम psi12 को एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स,
ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है वो इस डेफिनेशन को ओबे करती है। कैसे ओबे करती है, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर हम P12 को psi12 पर ऑपरेट करते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर, अगर हम P12 को psi12 पर ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, psi21 मिलता है। ये डेफिनेशन है पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की। तो P12 psi12 की जगह पर क्या आ जाएगा, psi21 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू प्लस psi12, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं psi12 इज इक्वल टू, प्लस को उधर भेज दो। तो यही तो डेफिनेशन थी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की। अगर psi12 जो है वो प्लस psi21 देता है हमें, तो हमें वेव फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। तो इस रिजल्ट से हम इस पहले वाली डेफिनेशन तक पहुंच सकते हैं। मींस अगर हम वेव फंक्शन में पार्टिकल्स को इंटरचेंज करें और वेव फंक्शन के साइन में कोई भी चेंज ना हो, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो उस वेव फंक्शन को हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए P12 psi12 जो है वो psi21 के बराबर होता है बाय डेफिनेशन। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, psi21 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस psi12, और इस माइनस साइन को अगर हम उधर भेज दें, psi12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस psi21, जो कि हमारी पहली डेफिनेशन थी एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की। मींस अगर हम पार्टिकल को एक्सचेंज करें, ये 21 ऐसे नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है 21 ब्रैकेट में। मींस अगर हम किसी वेव फंक्शन में पार्टिकल्स को इंटरचेंज करें, अगर वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया पार्टिकल को इंटरचेंज करने के बाद, तो ऐसे वेव फंक्शन को हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन थी जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की। और पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की आयन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होगी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की, वो इस तरह से होगी। तो आप इस तरह से भी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर हमें ये बताता है कि नेचर में हमारे पास किसी भी सिस्टम जो कि आइडेंटिकल पार्टिकल से मिला के बना होगा, उसका वेव फंक्शन या तो टोटली सिमेट्रिक होगा या टोटली एंटी सिमेट्रिक होगा, जो कि हमारा पहला सिमेट्राइजेशन पोस्टुलेट था। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। हमने पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर क्या होता है वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन ड्राइव किया हैमिल्टोनियन के साथ, जो कि हमारे पास 0 निकल के आया। और इसका मतलब ये है कि पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर जो है वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो आयन फंक्शंस होंगे पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन के, वो सेम होंगे। और पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, मींस कि इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। फिर हमने आयन वैल्यूज फाइंड की पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की, और हमने देखा कि जो आयन वैल्यूज होंगी पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर की या तो +1 होगी या -1 होगी। +1 आयन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और आयन वैल्यू -1 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा सिस्टम का, वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इस तरह से। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू आइडेंटिकल पार्टिकल चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।